एक अरबपति घर की लड़की हनीमून मनाने जाती है मगर लाश बनकर वापस लौटती है। आपने मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस वाली कई फिल्में देखी होंगी, मगर जिस घटना की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसके सामने हर फिल्मी कहानी छोटी लगने लगती है। जितना सस्पेंस इस मर्डर केस में है इतना किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नहीं होगा। ये पूरा मामला अरबपति घराने का था, फिर भी कई सवाल अनसुलझे ही रह गए। हम बात कर रहे हैं 2010 में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले एनी देवानी मर्डर केस की। आखिर एनी देवानी मर्डर मिस्ट्री क्या है? इस कहानी में कत्ल किसका होता है, कत्ल करने वाला कौन होता है, कत्ल क्यों होता है और कैसे ड्रीम हनीमून ट्रिप सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री में बदल जाती है। शायद आपने भी अब तक इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ मर्डर की कोई दूसरी दास्तान नहीं सुनी होगी। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में एक के बाद एक कई किरदार आते हैं, मगर जो दो सबसे अहम किरदार हैं वो है 28 साल की एनी देवानी और 32 साल के श्रेयन देवानी। एनी देवानी का पूरा नाम एनी नीना हिंदोचा था। शादी के बाद देवानी परिवार की बहू बनने की वजह से ये हिंदोचा से देवानी बन जाती हैं। इनका जन्म 12 मार्च 1982 को स्वीडन में हुआ था। एनी के पिता का नाम विनोद हिंदोचा था। विनोद हिंदोचा भारतीय मूल के स्वीडिश नागरिक थे जो स्वीडन के अरबपति बिजनेसमैनों में गिने जाते हैं। विनोद हिंदोचा पहले युगांडा में रहा करते थे, मगर 1970 के दशक में जब युगांडा सरकार ने पॉलिसी बदली और एशियाई लोगों को वहां से मारकर भगाना शुरू किया तो विनोद हिंदोचा सब कुछ छोड़कर युगांडा से स्वीडन आ गए। एनी स्वीडन में ही पली बड़ी और यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने इनोवेटिव इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी। इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैं श्रेयन देवानी। श्रेयन देवानी के पिता का भी संबंध हिंदुस्तान से है, मगर वो भी भारत को छोड़कर ब्रिटेन में बस गए। ब्रिटेन में इन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया और बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। जब श्रेयन जवान हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस संभालते हुए काफी तरक्की की। काम के सिलसिले में एनी देवानी का ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में पहली बार एक कॉमन फ्रेंड के जरिए लंदन में श्रेयन से एनी की मुलाकात होती है। कुछ समय तक ये दोनों दोस्त बन के रहते हैं और फिर धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय बाद एनी देवानी ने अपने इस रिश्ते के बारे में अपने पिता विनोद हिंदोजा को बताया और इधर श्रेयन ने भी अपने पिता से इस रिश्ते के बारे में बात की। आपसी मेलजोल के बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए। शादी की बात फाइनल होने के बाद एनी 2010 में स्वीडन छोड़ यूके शिफ्ट हो गई और फिर इन दोनों की इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एनी और श्रेयन के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और बात शादी कैंसिल होने तक आ गई। फिर किसी तरह रिश्ता टूटते टूटते बचा और बात शादी तक पहुंच गई। इन दोनों के परिवार वालों के पास बहुत पैसा था, इसलिए दोनों परिवार वालों ने मिलकर इस शादी को आलीशान बनाने का फैसला किया और पूरा परिवार शादी के लिए मुंबई आ गया। और फिर मुंबई के मशहूर लेक पवई में इन दोनों ने 29 अक्टूबर 2010 को शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों ब्रिटेन वापस चले गए और वहां से एनी और श्रेयन ने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। बिजनेस के सिलसिले में श्रेयन देवानी अक्सर साउथ अफ्रीका जाया करते थे। उन्हें साउथ अफ्रीका काफी पसंद भी था, इसलिए उन्होंने हनीमून पर साउथ अफ्रीका जाने का प्लान किया। साउथ अफ्रीका चुनने के पीछे की कहानी ये भी बताई जाती है कि साउथ अफ्रीका को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है और श्रेयन के नाम का पहला लेटर एस तथा एनी के पहले नाम का लेटर ए था, जो मिलकर ऐसे होता है। इसलिए इन दोनों ने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका को चुना। प्लान के मुताबिक 7 नवंबर 2010 को ये दोनों साउथ अफ्रीका के केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। वहां से ये दोनों फिर डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर साउथ अफ्रीका के फेमस क्रूगर नेशनल पार्क पहुंचते हैं। दोनों अगले 4 दिन तक क्रूगर नेशनल पार्क के अंदर एक होटल में ही रुकते हैं। इसके बाद 12 नवंबर 2010 को ये कपल एक बार फिर से वापस केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर जोला टेंगो से होती है। श्रेयन देवानी जोलो टेंगो की टैक्सी बुक करते हैं और उस टैक्सी से ये शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल केप ग्रेस पहुंचते हैं। 12 नवंबर की रात और 13 नवंबर का पूरा दिन ये दोनों उसी होटल में बिताते हैं। साथ ही आगे घूमने का कुछ प्लान भी तैयार करते हैं।
प्लान तैयार होने के बाद श्रेयन एक बार फिर से उसी टैक्सी ड्राइवर जोला टेंगो को फोन करते हैं और उसे होटल में बुलाते हैं ताकि वो इन दोनों को घुमा सके। जब जोला टेंगो अपनी टैक्सी लेकर होटल कैप ग्रेस पहुंचता है तो श्रेयन देवानी टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि वहां सबसे बेस्ट सुशी डिश कहाँ मिलती है। तो इस पर ड्राइवर उनको वहां से 40 किलोमीटर दूर सर्फसाइड रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। ये दोनों सर्फसाइड रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए उस ड्राइवर की कार से रात के करीब 8 बजे होटल कैप ग्रेस से निकल जाते हैं। रात के करीब 9:35 पर टैक्सी ड्राइवर उन्हें गुगुलेथु नाम की जगह पर मौजूद सर्फसाइड रेस्टोरेंट में पहुंचा देता है। ये दोनों डिनर करने के बाद रात के 10:24 के आसपास वहां से निकल जाते हैं। यहाँ से वो लोग उसी टैक्सी में बैठकर अपने होटल कैप ग्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। टैक्सी चलती हुई गुगुलेथु गांव के करीब पहुंचती है और वहां से होटल की तरफ जाने के लिए एक तीखे मोड़ पर ड्राइवर टैक्सी को धीरे करता है। तभी टैक्सी मुड़कर मुख्य सड़क पर आ पाती उससे पहले अचानक से एक व्यक्ति गाड़ी के सामने आता है और जोर से सामने वाले शीशे पर अपना हाथ मारता है। ये लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक और आदमी सामने आ जाता है। जब ये लोग बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों के हाथों में बंदूक है। बंदूक की नोक पर एक आदमी ड्राइवर को ड्राइवर की सीट से हटाकर गाड़ी के बाहर फेंक देता है और ड्राइविंग सीट खुद संभाल लेता है, जबकि उसका साथी तेजी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर श्रेयन देवानी और एनी देवानी के बीच में बैठ जाता है और इन दोनों पर बंदूक तान देता है। इधर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ हमलावर कार को आगे बढ़ा देता है। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हमलावर श्रेयन से उसकी घड़ी, पर्स, मोबाइल सब कुछ छीन लेता है और लगभग 20 मिनट बाद एक जगह गाड़ी धीमी करता है और श्रेयन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। गाड़ी में अकेली एनी देवानी बचती है। इधर जैसे ही टैक्सी ड्राइवर से उसकी गाड़ी छीनती है तो वो सीधे गुगुलेथु पुलिस स्टेशन जाता है और घटना की जानकारी देता है। इधर 20 मिनट बाद जब अपराधी श्रेयन देवानी को भी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं तो वो भी मदद के लिए आसपास भटकने लगते हैं और आखिरकार एक व्यक्ति फोन कर घटना की जानकारी पुलिस को देता है। घटना के बाद रात के 12:48 पर श्रेयन देवानी होटल कैप ग्रेस वापस पहुंच जाते हैं। उधर पुलिस रात के 1:17 पर ड्राइवर जोला टेंगो को लेकर उसी होटल पहुंचती है और उसका बयान दर्ज करवाती है। श्रेयन देवानी का भी बयान दर्ज किया जाता है। दोनों के बयान अलग अलग दर्ज कराए जाते हैं, फिर भी दोनों के बयान एक जैसे मिल जाते हैं। ड्राइवर का बयान दर्ज करने के बाद उसको आजाद छोड़ दिया जाता है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि श्रेयन देवानी अरबपति हैं। दूसरी तरफ एनी देवानी, जो अभी भी अपराधियों के कब्जे में थी, वो भी एक अरबपति परिवार से आती हैं। ऐसे में मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होने की वजह से साउथ अफ्रीका पुलिस तुरंत कई स्पेशल टीमें बनाती है और एनी देवानी की खोज में लग जाती है। इसके कुछ समय बाद एनी देवानी के पिता को भी इस घटना की खबर दे दी जाती है और वो रात में ही साउथ अफ्रीका आने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। घटना 13 नवंबर 2010 को रात के करीब 11 बजे के आसपास हुई थी और अब तारीख बदलकर 14 नवंबर 2010 हो गई थी। पुलिस एनी देवानी की खोज में लगी हुई थी कि तभी पुलिस की एक टीम को घटना वाली जगह से कुछ दूरी पर एक टैक्सी खड़ी होने की खबर मिलती है। पुलिस तुरंत वहां जाती है और उस टैक्सी को अपने कब्जे में ले लेती है। गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो गाड़ी के पिछले हिस्से में सीट के नीचे एनी देवानी की लाश पड़ी होती है। पुलिस तुरंत लाश को कब्जे में लेती है। साथ ही फोरेंसिक टीम बुलाकर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और गाड़ी को भी जांच के लिए भेज दिया जाता है। एनी की लाश मिलने की खबर श्रेयन देवानी और उनके पिता विनोद हिंदुजा को दे दी जाती है, जो अब भी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। पुलिस को एनी के शरीर पर 3 जगह गोली लगने के निशान दिखाई देते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद एनी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इधर रात के 11 बजे विनोद हिंदुजा भी साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। एनी की लाश देखने के बाद ये खुलासा होता है कि उसके पास मौजूद व्हाइट गोल्ड और डायमंड की ब्रेसलेट गायब थी। उसकी स्पेशल एडिशन की वॉच भी गायब थी तथा उसके पास जो ब्लैकबेरी का फोन था वो भी गायब था। तो कुल मिलाकर एनी के पास जितनी भी चीजें थीं वो सारी गायब थीं और उन सभी की कीमत करीब 5 लाख रुपए तक थी। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें शरीर पर सिर्फ एक गोली लगने के सबूत मिलते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी तरीके की यौन हिंसा या फिर बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है।
इस तरह मामला साफ था कि यह अपहरण सिर्फ लूट की नीयत से किया गया था। लेकिन सवाल यह था कि जब लूट के लिए अपहरण किया गया तो फिर एनी की हत्या क्यों की गई। पुलिस इसका जवाब ढूंढने में लग गई। अब तारीख हो चुकी थी 15 नवंबर 2010। गाड़ी और लाश मिलने के बाद पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है कि जल्द से जल्द एनी देवानी के कातिलों का पता लगाए। इस सिलसिले में पुलिस लगातार छापेमारी शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच पुलिस को ध्यान आता है कि गाड़ी के ड्राइवर ने बयान में कहा था कि सबसे पहले गाड़ी के अगले शीशे पर अपराधी ने अपने पंजे से हमला किया था। इसलिए पुलिस तुरंत फोरेंसिक टीम के पास पहुंचती है और अगले शीशे से फिंगरप्रिंट निकलवाने की कोशिश करती है। किस्मत से पुलिस को फिंगरप्रिंट्स मिल जाता है। उस फिंगरप्रिंट को फोरेंसिक लैब भेजा जाता है तथा पुलिस रिकॉर्ड से उस फिंगरप्रिंट की मैचिंग की जाती है। थोड़ी कोशिशों के बाद वो फिंगरप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज ओलिलेम गेनी नाम के व्यक्ति से मिल जाता है। ओलिलेम गेनी एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो पहले भी कई छोटे मोटे अपराधों के चलते जेल जा चुका था। इसने कभी भी किसी की हत्या नहीं की थी। पुलिस अब तुरंत ओलिलेम गेनी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन 15 तारीख तक इसका कोई पता नहीं चल पाता। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है और अपनी कई टीमें सिर्फ ओलिले को ढूंढने में लगा देती है। इस तरह 16 नवंबर 2010 की रात खेलीचा नाम के गांव में ओलिलेम गेनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो ओलिले कहता है कि उसने इस तरह की किसी घटना को अंजाम नहीं दिया। लेकिन जब पुलिस सख्ती बरतती है तो वो मान लेता है और कहता है कि उसने अपहरण तो जरूर किया है, पर उसने एनी देवानी पर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि शिवामा डोडा कुआवे नाम के व्यक्ति ने बैग छीनने के दौरान एनी देवानी पर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से एनी की मौत हो गई। अब पुलिस शिवामा डोडा को ढूंढने में लग जाती है। उधर पुलिस जब गुआवे को ढूंढने में लग जाती है तो इधर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद एनी देवानी के पिता को एनी की लाश सौंप दी जाती है। 17 नवंबर 2010 की रात एनी देवानी की लाश को चार्टर्ड प्लेन से लेकर शिरेन देवानी और विनोद हिंदुजा ब्रिटेन चले जाते हैं। जो एनी नई नवेली दुल्हन के रूप में महज कुछ दिन पहले ही हनीमून मनाने अफ्रीका गई थी, अब वहां से एक ताबूत में बंद होकर एक लाश के रूप में ब्रिटेन वापस आ जाती है, जहां धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार एनी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर साउथ अफ्रीका में पुलिस अब भी पूरी जान से गुआवे को ढूंढने में लगी थी। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को एक मुखबिर द्वारा गुआवे की लोकेशन की जानकारी मिलती है। पुलिस बिना समय गवाए 17 नवंबर 2010 की रात 1 बजे पुलिस टीम बताई गई लोकेशन पर धावा बोलती है और शिवामा डोडा गुआवे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआती पूछताछ में गुआवे हर आरोप से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस बताती है कि ओलिलेम गेनी ने कहा है कि एनी देवानी पर गोली तुमने चलाई है, इस पर गुआवे बताता है कि वो अपहरण और लूटपाट में शामिल जरूर था, लेकिन गोली उसने नहीं ओलिलेम गेनी ने चलाई है। जब गुआवे से पुलिस पूछती है कि सब तुमने क्यों किया, तो यहाँ पर गुआवे मोंडे बोलेम्बो नाम के एक व्यक्ति का जिक्र करता है और कहता है कि इसी ने मुझे किसी से मिलवाया था और उसने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। पुलिस कड़ियों को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ती इन्वेस्टिगेशन के साथ ये उतना ही उलझती जा रही थी। अब पुलिस मोंडे बोलेम्बो नाम के व्यक्ति को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस अपने रिकॉर्ड्स में इस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। थोड़ी तहकीकात के बाद पुलिस को पता चलता है कि मोंडे पास के एक कॉलेजियम होटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करता है। मोंडे बोलेम्बो के बारे में सभी जानकारी जुटाने के बाद 18 नवंबर 2018 की सुबह पुलिस उसी होटल में जाती है और मोंडे बोलेम्बो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर मोंडे बोलेम्बो की भूमिका इस हत्याकांड में क्या है। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और पुलिस उससे पूछती है कि तुमने शिवामा डोडा को किससे मिलवाया था। तो बोलेम्बो जिसका नाम लेता है उसके बारे में जानकर पुलिस को झटका सा लगता है। तो दोस्तों, आखिर बोलेम्बो ने पुलिस को किसका नाम बताया? क्या वो मेन अपराधी पकड़ा गया और उन सबको कैसे सजा मिली? जानने के लिए देखें एनी देवानी मर्डर मिस्ट्री का दूसरा भाग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक या कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आगे ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देसी क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।